हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टैटिकल फिजिक्स के जो फॉर्मूला रिवीजन है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइजिंग मॉडल के फॉर्मूले, सेक्यूटेड इक्वेशंस और जो थर्मोडायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिराक डिस्ट्रीब्यूशन और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो रिसेंट अपने PYQs में आए हैं उसका जो क्विक रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों हमें से क्रिस के स्टूडेंट के लिए और CSI नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल रहेगी। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो अपन बात करते हैं कि जो थर्मोडायनामिक की जो पोर्टेबिलिटी होती है जिसको अपन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछ लेता है अपन क्वेश्चंस में, तो इसका जो एक तो नॉन डीजेनरेट का फॉर्मूला रहता है, एक डीजेनरेट का फॉर्मूला रहता है। तो नॉन डीजेनरेट के फॉर्मूले में क्या रहता है कि n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाएंगे। अपन को दे रखा है 5 आइडेंटिकल पार्टिकल है या कुछ भी क्वेश्चन में बोल सकता है। और ये बोलेगा कि इस स्टेट में E1 E2 और E3 और 3 स्टेट, मतलब माना कि उसने 3 स्टेट दे दी, तो E1 E2 E3 3 स्टेट दे दी। और इस 3 स्टेट में मतलब डीजेनरेट नॉन डीजेनरेट है तीनों स्टेट दोनों। और इसमें N1 पार्टिकल्स फिल करें, इसमें N2 पार्टिकल फिल करें और इसमें N3 पार्टिकल फिल करें। तो टोटल पार्टिकल कितने हैं दोस्तों? N है, तो N1 N2 प्लस N3। तो दोस्तों जो नॉन डीजेनरेट का नंबर माइक्रोस्टेट का जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल। यदि दो ही स्टेट दे रहेगा तो N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी प्रकार डीजेनरेट, यदि मेरे को कोई भी स्टेट दे दे, इसने इस मतलब इसकी डीजेनरेसी G1 है, इसकी डीजेनरेसी G2 है और इसकी डीजेनरेसी 3 है। यदि इसकी कोई नहीं है तो मतलब ये एक ही स्टेट है, इसकी डीजेनरेसी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो डीजेनरेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइक्रोस्टेट जो होएगी ओमेगा, डीजेनरेट का फॉर्मूला होगा N फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल G1 की पावर N1 G2 की पावर N2 और G3 की पावर N3 से आप डायरेक्ट थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आइडेंटिकल और डिस्ट्रीब्यूबल की बात करते हैं। जो इसमें क्या होता है कि जो ये P1 और P2 दो पार्टिकल है जिसमें लैम्डा वेवलेंथ जा रही है, तो इसमें जो लैम्डा R एक्सपेक्टेशन ऑफ R रहता है वो वेवलेंथ से ज़्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन की। आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले दोस्तों थर्मोडायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। डिस्टिंग्विजिबल दोस्तों क्या होता है जिसको अपन पहचान नहीं सकते, मतलब AB नॉट इक्वल टू BA होता है, ठीक है। और इनडिस्टिंग्विजिबल दोस्तों AB बराबर BA होता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों इस फर्मी कब होगा, बोसॉन कब होगा, जब इसके लिए स्पिन क्या रहेगी 0 1 2 3 रहेगी। और फर्मी कब रहेगा, जब इसके लिए स्पिन क्या रहेगी 1/2 3/2 5/2 ऐसे स्पिन रहेगी, तो वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को कहलाएगा। अब अपन को बोल देगा भाई ये जो मैंने आइडेंटिकल पार्टिकल पढ़ेंगे तो क्लासिकली मतलब मैक्सवेल है। अभी मैंने इसको बोसॉन की बात करेगा, इनडिस्टिंग्विजिबल है जिसकी स्पिन बोल सकता है कि यार 1 है, तो ये बोस की कहलाएगा या बोसॉन कहला देगा। और ये फर्मी कह जाए इसकी स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो स्पिन हाफ पार्टिकल मतलब वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। तो इसमें माइक्रोस्टेट जो होगी मैक्सवेल की दोस्तों क्या होगी GI की पावर NI। यहाँ पर GI क्या होगी दोस्तों, GI इज द नंबर ऑफ स्टेट, कितनी नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट हो रही है। डीजेनरेसी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है GI, यहाँ पर GI रिप्रेजेंट कर रही है इस फॉर्मूले में कितनी नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो NI है दोस्तों, ये NI ये प्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने इन दैट एनर्जी स्टेट, मतलब GI एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है वो NI बता रहा है, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लासिकली आप आराम से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। बोस के लिए आराम से फॉर्मूला होता है NI प्लस GI माइनस 1 CNI, ठीक है। इसको आप आराम से NCR का फॉर्मूला लगा के तोड़ भी सकते हैं। फर्मी डिराक के लिए कुछ नहीं करना, GI CNI कर दो, ठीक है। अब इसमें दोस्तों पूछ ले किसकी ज़्यादा है माइक्रोस्टेट, तो मैक्सवेल की सबसे ज़्यादा माइक्रोस्टेट है, फिर बोस की है, फिर फर्मी की है। तो प्रेशर की बात करें तो उसका उल्टा रहता है। उसका ट्रिक भी आप माइक्रोस्टेट की आराम से देख सकते हो, MBF, ठीक है। अब आपके पास माइक्रोस्टेट पता लगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पता लगी, तो आप आराम से उसके बाद क्या कर सकते हो दोस्तों, S = KB ln ओमेगा लगाकर एंट्रोपी भी निकाल सकते हो। जो अब एंट्रोपी निकाली तो एंट्रोपी निकालने के बाद आपको पूछ ले भाई टेम्परेचर कितना है, प्रेशर पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले, तो उसको भी आप आराम से निकाल सकते हो। एक अपन फॉर्मूलेज होते हैं, रिलेशन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको पार्टीशन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एंट्रोपी और ऐप देकर फ्री एनर्जी देकर आप आगे क्या क्या निकाल सकते हैं उससे और कैसे निकालना है, और भी अपन बात करेंगे। तो एंट्रोपी इफ द टू सिस्टम, यदि अपन को दे रहे कि दो सिस्टम A और B ईच हैविंग द 2 डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल दे रखा है, यदि 2 डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल है A, इसकी माइक्रोस्टेट ओमेगा 1 मान लो, इसकी A2 दे दो। ऐसे क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, A भी था, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 होगी, तो टोटल माइक्रोस्टेट क्या होगी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ऐसे कर सकते हो आप।
अब आप कंसिडर कर लो कि एन पार्टिकल में फॉर सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कंसिडर करो एन पार्टिकल है तो लेवल 3 मतलब N3 है, जिसकी डीजनरेट यहाँ पर 1 2 3 डीजनरेट कितनी होगी G3 की 5, N2 एनर्जी स्टेट है जिसकी डीजनरेसी कितनी दे दी 3 स्टेट में तो 3, और N1 की कितनी है 2। तो इसके लिए क्या हो गया दोस्तों Gi की पावर Ni N3, यदि n पार्टिकल कंसिडर कर लिया तो ठीक है, तो अलग अलग डीजनरेसी देती है। तो यहाँ पर जो माइक्रो स्टेट निकलेगी वो क्या होगी मल्टीपल में हो जाएगी, G1 के लिए पावर N1, G2 की पावर N2 और G3 की पावर N3। तो पाई इज इक्वल टू पाई मतलब यहाँ पर मल्टीपल का साइन होता है, पाई आई इज इक्वल टू Gi की पावर Ni। ये मल्टीपल स्टेट की प्रेजेंटेंसी बता रहा है, तो n पार्टिकल हो इसमें मल्टीपल स्टेट में, तो यहाँ पर आराम से अपन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकाल सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वही इसी प्रकार बोस में भी वही सीन है, तो बोस में पाई आई लगाकर आराम से मल्टीपल स्टेट दे सकता है। उसी प्रकार अपना फर्मी में भी ये सीन है, यदि फर्मी की बात कर ले तो फर्मी के लिए नॉर्मल में क्या होता है Gi की पावर Gi नहीं GiCNi, यही था अपना फर्मी में यही था GiCNi। और यदि मल्टीपल स्टेट है तो यहाँ पर पाई आई लगा दो, G1 स्टेट बोलते जैसे माना कि G1 CN1 और G2 CN2 G3 CN3, तो ये मल्टीपल स्टेट के लिए। अब एनसेबल थोड़ी की बात कर लेता हूँ, फिर आपको उसमें पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर वो डिस्कस करेंगे। एनसेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द ग्रुप और आइडेंटिकल सिस्टम होता है। तो कैनोनिकल एनसेबल क्या होता है, इसमें NVT के बारे में डिस्कस करता है। माइक्रो कैनोनिकल एनसेबल में NVE, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेबल में NVT होता है। तो ये कैनोनिकल एनसेबल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या होगा AE की पावर माइनस बीटा EI होगा। समी से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती है सिस्टम की, तो इस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1 रहेगी। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला किस प्रकार से रहेगा, P इज इक्वल टू E की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समीशन E की पावर माइनस बीटा ई। ये समीशन ये क्या होगा, अपनी कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन होगा। तो J इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन E की पावर माइनस बीटा EI। तो ये नॉन डिजेनरेट स्टेट के लिए, जब अब ये डिजेनरेट स्टेट बोल दिए तो Gi यहाँ पर क्या होगा, डिजेनरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है दोस्तों, डिजेनरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो E की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समीशन Gi E की पावर माइनस बीटा EI अपॉन Gi के डिजेनरेसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लासिकली ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, अपने DU के MSc फिजिक्स की में बहुत बार पूछा गया है। तो कि क्लासिकली पार्टीशन फंक्शन पूछ ले, इसकी एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूस एनर्जी होती है। तो इसमें जो F ऑर्डर ऐप क्या दोस्तों क्या बताता है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट होता है H की पावर F इंटीग्रेशन E की पावर माइनस बीटा H और D की पावर F DQ क्या बताता है, यहाँ पर एक पोजीशन बता सकता है, पोजीशन को मान सकते हो आप, पोजीशन Q इज इक्वल टू S रख कर, ठीक है। और P क्या कहेगा, मोमेंटम। तो ये इस प्रकार अपन ने इसको छः स्टेट में तोड़ दिया। तो DQ पोजीशन में dx dy dz हो सकता है, मोमेंटम में भी ये क्या होगा, dpx dpy dpz हो सकता है। तो अब ये 3D की बात कर रहा है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3D के लिए 3 हो जाएगी, तो 1 अपॉन h की पावर, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा h की पावर इंटीग्रेशन, 6 बार इंटीग्रेशन लगेगा क्योंकि ये 6 बार में टूटा गया है जनरल में, और E की पावर बीटा h यहाँ पर क्या बताएगा दोस्तों, हैमिल्टोनियन भी हो सकता है और एनर्जी भी। हैमिल्टोनियन ही क्या होता है, एनर्जी होती है। तो यदि आपको क्वेश्चन हैमिल्टोनियन देते हैं, हैमिल्टोनियन रख दो, एनर्जी दे रखी तो एनर्जी रख देना, ठीक है। और यदि आपकी 1D की बात कर ले तो dx और dp में ही तोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि 1D की बात कर ले तो यहाँ पर 1 अपॉन h करना है फिर। और यदि 2D की बात करें तो 1 अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ पर dx dy में टूटेगा, और dpx या dpy जो भी दे रखा है या r थीटा की टर्म में तो उसमें टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासिकली पार्टीशन फंक्शन था। इसके बाद दोस्तों बात करता हूँ मैं, ये पार्टीशन फंक्शन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल है तो Zn की इक्वल Z1 की पावर n हो जाएगा। और इनडिस्ट्रीब्यूटेबल की बात कर रहा है, यानी कि इनडिस्ट्रीब्यूटेबल की बात कर रहा है, तो Zn की पावर Z1 की पावर n अपॉन Zn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब पार्टीशन फंक्शन जैसे अपन कंसिडर 2 एनर्जी है, नॉन डिजेनरेट है, और 2 पार्टिकल, फाइंड द पार्टीशन फंक्शन। अपन को बाद 2 एनर्जी है जो नॉन डिजेनरेट है, मतलब 0 एनर्जी स्टेट में 1 पार्टिकल आ गया, E एनर्जी स्टेट में 2 डिजेनरेट की कहलाएगा, और 2E एनर्जी स्टेट की 1 है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको फिल किया है, 2 पार्टिकल है। तो AB, यहाँ पर AB को नीचे भर सकते हैं, ऊपर ही भर सकता हूँ, और ये टोटल। तो इसके जो पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, समीशन, डायरेक्ट ये इस प्रकार से फिल कर सकता हूँ। उसका पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन Gi E की पावर माइनस बीटा EI। तो यहाँ पर Gi क्यों, अब 0 एनर्जी स्टेट, क्योंकि यहाँ पर तो EI क्या बताएगा, एनर्जी स्टेट, मतलब जो एनर्जी स्टेट फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 पुटअप कर दिया,
जीरो एनर्जी स्टेट है और इसकी डिजेनरेसी कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 पुटअप कर दिया, तो 1 ई की पावर माइनस बीटा 0 मतलब 1 ही हो गया वो, प्लस 2 ई की पावर माइनस बीटा ई की कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 पुटअप कर दिया। अब 2 ई की एनर्जी स्टेट कितनी है 2 ई, इसकी एनर्जी कितनी है 1, तो यहाँ 1 ही फिल कर दिया। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेबल की बात आ गई। और ये इसी प्रकार आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। अब Z1 इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेबल की बात करें, ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई, तो Z1 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हाँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अभी स्टार्ट होगा। अब मीन एनर्जी की बात करता हूँ दोस्तों। अब ये फॉर्मूले अब ध्यान से देख लेना, अब यहाँ से तुम्हारे पर यूज़फुल रहेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो मीन एनर्जी क्या होगी दोस्तों, मीन एनर्जी इज इक्वल टू ई बार इज इक्वल टू समेसन ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेसन ई की पावर माइनस बीटा ई आई। और समेसन ई की पावर माइनस बीटा ई आई को मैं पार्टीशन फंक्शन भी लिख सकता हूँ, जेड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समेसन ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। ये एवरेज एनर्जी कहलाएगी या मीन एनर्जी कहलाएगी। ये नॉन डिजेनरेट की कहलाएगी। डिजेनरेट की बात करेगा जीआई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जीआई ये डिजेनरेट कहलाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि एवरेज एनर्जी को मैं बीटा के टर्म में पूछूँ, मेरे को पार्टीशन फंक्शन गिवन है, मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों, जेड गिवन है, और मुझे पूछ ले कि भाई एवरेज एनर्जी कितनी है, तो मेरे पास उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 अपॉन जेड डेल जे अपॉन डेल बीटा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊँ, मुझे पार्टीशन फंक्शन निकालना है। पार्टीशन फंक्शन से मुझे एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकता हूँ, -1 अपॉन जे। बीटा इज इक्वल टू, यदि बीटा के टर्म में नहीं है आप, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन के टी, तो आप इसको टेम्परेचर के टर्म में भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर की टर्म में चेंज करने के बाद ये आता है के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। तो इस प्रकार से आप टेम्परेचर की टर्म में इजी फॉर लर्न, तो याद करने के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहता है। एवरेज एनर्जी ये रहता है, ठीक है। अब ई स्क्वायर, ये तो ई की एनर्जी एवरेज एनर्जी होगी। अब ई स्क्वायर की एवरेज एनर्जी पूछ ले, मीन एनर्जी पूछ ले, ई स्क्वायर की मीन एनर्जी क्या होती है, समेसन मैंने बताया था ई आई स्क्वायर कर दो, ई की पावर माइनस बीटा ई आई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और समेसन ई की पावर माइनस बीटा है। जिसकी एवरेज, जिसका मीन निकालना रहता है उसको यहाँ रख दो, सीधे सी बात। तो ये इस प्रकार से निकाल रहे थे, तो ये भी अपन कर रहे थे। तो ई स्क्वायर का जो मैं यदि वापस उसकी टर्म में पूछूँ, ये पूछा गया है नेट वगैरह में एक बार, तो अपनी ड्यू के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो जेड स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर इस जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेल ई का एवरेज एनर्जी निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड हो जाएगा। तो इसको मैं जनरल टर्म में लिख सकता हूँ, माइनस डेल ई एवरेज अपॉन डेल बीटा। अब फॉर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशनेबल कंडीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो अपनी जो एवरेज एनर्जी होती है उसका डेल बीटा जो होता है, उसके रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, उसके साथ ही जो डेल्टा ई बार होगा इसका होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू के टी स्क्वायर सी वी होगा, ठीक है। कंसिडर कर लो एन पार्टिकल है, डिस्ट्रीब्यूट किया करें N2 एनर्जी लेवल में ऑफ डिजेनरेसी G1 G2, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी E1 की कितनी रहेगी, P1 इज इक्वल टू G1 ई की पावर माइनस बीटा E1 अपॉन G1 ई की पावर माइनस बीटा E1, ऐसा कुछ रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1, ये इसी प्रकार E2 स्टेट की रहेगी, आप जानते ही हो, तो N1। तो फाइनल जो अपना जो रहेगा N1 अपॉन N2, प्रोबेबिलिटी जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी रहेगी N1 अपॉन N2 ई की पावर माइनस बीटा ई आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अब तुम्हें पूछ ले कि फ्री एनर्जी क्या है, तो फ्री एनर्जी तुम्हें जेड दे दे, पार्टीशन फंक्शन दे दो, फ्री एनर्जी पूछ ले तो एल एन जेड। अब क्या करता है वो, तुम्हें पार्टीशन फंक्शन दे देगा। पार्टीशन फंक्शन देकर तुम्हें वो आराम से कुछ ना कुछ चीज़ें भी पूछ सकता है, और चीज़ें पूछ सकता है, चाहे उसने प्रेशर पूछ लिया, चाहे वो कुछ और चीज़ पूछ ले, एंट्रोपी पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा, सी बी इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल पार्शियल डेरिवेटिव अपॉन बीटा एल एन, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई एवरेज, ठीक है। तो एवरेज इसका ये फॉर्मूला रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा
तो इसके बाद दोस्तों अपन को क्या रहता है, ऐप दे दे और ऐप से अपन को बहुत कुछ चीज़ें पूछ सकता है कि मतलब माने कि अपन को प्रेशर पूछे तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी होता है प्लस डेल अपॉन डेल टी होता है। और ये कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस ही आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल टी होगा दोस्तों। इसका ये फॉर्मूला रहता है। तो गुड फिजिक्सियन हैव स्टडी अंडर वेरी फनी टीचर, ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ से। तो गुड फिजिशियन हैव स्टडी अंडर वेरी फनी टीचर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है कि आपका जो बीच में आ रहा है ना दोस्तों, ये बीच में आ रहा है, जैसे यू आ रहा है, यू ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं। एच क्या होता है, एंथैल्पी होती है। यू इंटरनल एनर्जी होती है। एफ क्या होती है, फ्री हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होती है। गिब्स एनर्जी होती है। ये इनके बगल में नेबरहुड जो है वो क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं। जी का फंक्शन कौन होगा, पी ओ टी, ठीक है। और एच का फंक्शन कौन होगा, एस और पी, ठीक है। और यू का फंक्शन कौन होगा, एस और वी। और दोस्तों इसी प्रकार एफ का फंक्शन कौन होगा, वी ओ टी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अब मेरे को क्या लिखना है, इसको मेरे को डिफरेंशियल टर्म में लिखना है। तो डी जी, अब मेरे पास जी का फंक्शन मेरे को पता चल गया कि भाई आपको ये चीज़ याद करनी है, जी का फंक्शन पता चल गया पी ओ टी है। तो डी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डी पी डिफरेंशियल टर्म में लिख दो, जो इसका फंक्शन है उसको डिफरेंशियल टर्म में लिख दो। अब पी ओ टी, पी का डायगोनल देख लो, इनके डायगोनल देख लो अब, ठीक है। अब क्या लिखोगे, जी पी ओ टी डिफरेंशियल टर्म में लिख, पी का डायगोनल कौन है, वी लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार टी का डायगोनल कौन है, एस लिख दिया, ठीक है। अब साइन देखना है, वी और टी का जो डिफरेंशियल, हमेशा याद रखना है कि हमेशा वी और टी का डिफरेंशियल हमेशा नेगेटिव आएगा और पी और एस का डिफरेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पी और एफ, पी का डिफरेंशियल कितना रहा, पॉजिटिव आएगा और टी का डिफरेंशियल कितना आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर टी का डिफरेंशियल आ रहा है तो ये नेगेटिव साइन लगा दो, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। डी एस एच है, एस में क्या हुआ, एस और पी का फंक्शन है तो डी एस और डी पी रख दो। वी ओ टी का नेगेटिव आता है, वी ओ टी का नेगेटिव तो मतलब इन दोनों के पॉजिटिव आएंगे, टेंशन लेने की नहीं है। एस कौन सा है, ये एस है और ये पी है, तो इनके डायगोनल लिख दो। डी एस का डायगोनल के पास कौन सा आएगा, टी आ गया। डी पी के पास कौन सा आएगा, इसका डायगोनल कौन है, वी, ठीक है। तो यहाँ पर वी लगा दो और पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि पी और एस का डिफरेंशियल हमेशा पॉजिटिव, हमेशा वी और टी का डिफरेंशियल हमेशा नेगेटिव आता है। इसी प्रकार वी, तो डी एस और डी वी, वी ओ टी का नेगेटिव आता है तो मैंने नेगेटिव लगा दिया है, ठीक है। वी ओ टी का डिफरेंशियल हमेशा नेगेटिव आता है तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। एस है, एस के पास टी आ जाएगा यहाँ पर, और वी है तो वी के पास डायगोनल कौन है, पी है, तो यहाँ पर पी रख दिया, आराम से, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वी तो डी वी और डी टी, तो वी और टी का तो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव तो लिख दिया। वी के पास कौन है, पी, तो यहाँ पर पी लिख दिया। टी के पास कौन है, एस, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख दिया मैंने, एस डी टी लिख दिया। अब यहाँ से मुझे पूछ ले, इसे हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी देकर पूछ सकता है, ऐसे तुमने हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी तो निकाल, जैसे पार्टीशन कॉन्सेप्ट में गिवन है तो एल एन जेड लगा के, एफ बराबर के टी एल एन जेड होता है, ठीक है। अब तुझे पूछे भाई प्रेशर निकालो, तो आराम से प्रेशर का निकाल सकते हो। अब प्रेशर कब निकालोगे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। ये फंक्शन किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब प्रेशर के लिए ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस पी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, डेल एफ अपॉन डेल वी इज इक्वल टू माइनस पी, दैट इज ये प्रेशर मेरे पास आ चुका है। इसी प्रकार मुझे इससे मेरे को क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालनी है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से एंट्रोपी निकालनी है। तो एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल एफ अपॉन, वही या नेगेटिव इधर लेने दो, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कौन सा होगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना, ओके। तो आराम से आप कर सकते हो। इसी प्रकार तुम्हें जिस फ्री एनर्जी से एंथैल्पी से भी निकाल सकते हो, इससे भी तुम आराम से निकाल सकते हो। और सीधी सी बात बताऊँ, जो चीज़ निकालनी है, जैसे इंटरनल एनर्जी पता है तुम्हें, टेम्परेचर निकालना, तो उसका कोफिशिएंट ये है, तो डी यू अपॉन डी एस कर दो, सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इसमें भी रिलेशन होता है, एफ यू जी एच, इनमें क्या रिलेशन होता है, सीधा सा ट्रिक बताता हूँ इसकी भी, आराम से देखो। यू एच एफ जी, कुछ नहीं करना, ये लिख दो यू एच एफ जी, मतलब सीधी सी बात है, अंकल हैरी की गर्लफ्रेंड, सीधे अंकल हैरी की गर्लफ्रेंड जी एफ, अंकल हैरी की जी एफ, बात खत्म, हटाओ। तो यहाँ पर ऊपर करो भाई प्लस पी वी, नीचे करो माइनस टी एस, ठीक है, ऊपर प्लस पी वी, नीचे माइनस टी एस।
अब तुम्हें क्या करना है भाई, कुछ निकालना है। जैसे ये साइन जहाँ जा रहा है ना वो इसके इक्वल होगा, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, U प्लस पी। वो कैसे हुआ देखो, तो वो कैसे हुआ, U प्लस पी वी इज इक्वल टू H, क्योंकि ये H पर जा रहा है। अब तुम्हें किस पर निकालना, माना कि G पर जाना है, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि F प्लस पी वी, क्योंकि ऊपर क्या होगा, ऊपर जाओगे तो हॉरिजॉन्टल जाओगे तो प्लस पी वी, वर्टिकल जाओगे तो माइनस टी एस। इसी प्रकार दोस्तों U माइनस टी एस इज इक्वल टू क्या होगा, F, और H माइनस टी एस इज इक्वल टू क्या होगा, G। वो कैसे हुआ, ये तुम्हारा U है, ये तुम्हें F निकालना है, किसी टर्म में निकालना है, U की टर्म में निकालना है। तो U माइनस टी एस, क्योंकि माइनस टी एस है, इज इक्वल टू किसके पास जा रहा है, F के पास, तो F इज इक्वल टू U माइनस टी एस। देखो G निकालना है, किसकी टर्म में निकालना है, माइनस टी H की टर्म में निकालना है, तो H माइनस टी एस इज इक्वल टू ये। तो इस प्रकार 4 रिलेशन तेरे पास आ चुके हैं, आराम से तू निकाल सकता है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी के बाद तेरे पास चीज़ें आती है भाई, एल्फा और चीज़ें यूज़ आती है तेरे पास। एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कांस्टेंट। वॉल्यूम एक्सपेंशन कांस्टेंट इज इक्वल, इसकी वैल्यू होती है 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना, एल्फा की वैल्यू होती है 1/v, और के जो होता है आइसोथर्मल आइसोथर्मल कोफिशिएंट। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कांस्टेंट और आइसोथर्मल कांस्टेंट डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ हो जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर प्लस न्यू एन भी, ये तो क्या है, क्लोज सिस्टम की बात है। यदि मैं ओपन सिस्टम की बात करूँ तो चारों में क्या होगा, प्लस न्यू एन, न्यू डी एन, प्लस न्यू डी एन और प्लस न्यू डी एन और प्लस न्यू डी एन लग जाता है फॉर द ओपन सिस्टम, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, डी ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस न्यू डी एन। ये चीज़ याद रख लेना, रिमेंबर रख लो, इसको याद कर लेना, अब यहाँ से तुम आराम से, तुम्हें न्यू पूछ रहे तो न्यू भी निकाल सकते हो, डी अपॉन डी एस, इनसे भी निकाल सकते हो। न्यू क्या है यहाँ पर, केमिकल पोटेंशियल है, इसी प्रकार न्यू इनमें यदि ऐप की टर्म में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर फॉर ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, प्लस न्यू डी एन क्या होता है, एड हो जाता है। तो यहाँ पर भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डी ई इज इक्वल टू डी एस निकाल सकते हो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की टर्म में। तो इस प्रकार तुम आराम से निकाल सकते हो। 1/T इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज़ आता है, ये वाला, बोथ वी और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एन नंबर हो। तो ये फॉर्मूला PYQs में यूज़ आया। तो ये भी किससे निकला है, इससे तो निकला है आराम से। इसका उल्टा कर दिया, 1/T कर दिया वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम और एन जो कॉन्स्टेंट नहीं, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों, अब तुम्हारे पास एक सेक्यूटेटोड इक्वेशन है, फिर मैं आइजिंग मॉडल के क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनके बारे में बताऊँ। तो सेक्यूटेटोड इक्वेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, सेक्यूटेटोड इक्वेशन। तो सेक्यूटेटोड इक्वेशन क्या होती है भाई, डेल एस इज इक्वल टू 5/2 एन के बी, डेल एस इज इक्वल टू 5/2 एन के बी इज प्लस एन के बी, एल एन लगा दे, एल एन मतलब लोग बेस पर ई, वी बाई एन 2πm के टी अपॉन एच स्क्वायर की होल पावर 3/2, दैट इज का सेक्यूटेटोड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इससे क्वेश्चन आता ही है एक बार। तो सेक्यूटेटोड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक यूज़ भी आता है, एक और फॉर्मूला होता है स्टर्लिंग क्या होता है दोस्तों, स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज़ होता है, जिसका क्या होता है ln n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यदि कई न्यूमेरिकल में ये चीज़ आ जाए तो क्या कर सकते हो, ln माइनस n लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यूज़। अब और बताता हूँ, हाँ दोस्तों, अभी PYQ में आया हुआ था क्वेश्चन, ये तो ये अपन को गिवन था, ये मेरे को गिवन था भाई, पार्टीशन पर्सन दे रखा है टेम्परेचर, वॉल्यूम और एन की टर्म में। तो ये मेरे को गिवन था, मुझे फाइंड करना था प्रेशर। अब दिमाग ख़राब मत करने कोई जरूरत नहीं है, पार्टीशन फंक्शन दे रखा, पार्टीशन फंक्शन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यदि मेरे को ओमेगा दे दे तो मैं उससे क्या निकाल लूँ, मैं बिना उससे मैं एंट्रोपी निकाल सकता हूँ, KB ln ओमेगा से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब यदि पार्टीशन फंक्शन दे दे, इसी प्रकार यदि पार्टीशन फंक्शन दे दे तो तू आराम से क्या निकाल सकता है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, ये दिमाग में रख लेना, एलन जेड। तो दो चीज़ें, तो ये दो चीज़ें दे सकता है, जेड देकर तुमसे एफ, तो कुछ भी पूछे सबसे पहले तुम ये चीज़ें निकाल सकते हो। जेड से तुम क्या निकाल सकते हो, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी निकाल सकते हो माइनस के टी एलन जेड, और इससे ओमेगा से क्या निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू के बी एलन ओमेगा। इससे तू जेड से आराम से एवरेज एनर्जी भी निकाल सकता है, क्योंकि -1/जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये भी तेने को पढ़ा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे को निकालनी नहीं। अब मेरे को प्रेशर निकालना है, तो भाई तू पहले एप निकाल ले। तो एप निकालने के बाद, फ्री एनर्जी निकालने के बाद तू प्रेशर को आराम से लिख सकता है, इस टर्म में लिख सकता, नहीं ले सकता। तो ये तेरा निकल गया, नहीं निकल गया भाई, निकला नहीं निकला, ये कहाँ से निकला, ये फॉर्मूला तेरे को याद करवा देगी तो निकला, ये वाला, ये को करवाया जो भी तो आया। तो आराम से तू इसको कर सकता, नहीं कर सकता, एट कॉन्स्टेंट एन टी और एन, तो ये तेरा आराम से निकल चुका है। तो तू आराम से चीज़ें समझना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ निकलेगी। तो मस्ती से तेरे को टेंशन लेनी, ओमेगा दे दे, डेट मीन्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दे दे, पूछ ले भाई क्या पूछना है, एस निकल गया, एस के बाद और भी चीज़ें पूछ ले तो और भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सर तू सभी एक चीज़ से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से दोस्तों क्या है, रिलेटेड है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूछ ले भाई कि मेरी जो एस है एंट्रोपी, ये बोला गया था कि भाई माइक्रोस्टेट दे दी गई थी, बोला गया था कि जो एंट्रोपी है इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसमें कुछ टर्म्स थी, इनमें ए और बी मान सकते हो, ये ए और बी कुछ एक कांस्टेंट टर्म थी, तो वो वैल्यू निकालो जहाँ पर एंट्रोपी मैक्सिमम है। तो माइक्रोस्टेट से एंट्रोपी निकाल ले, ए बी एलन ओमेगा, और इसका जो डेरिवेटिव होगा, जो भी जिसकी वैल्यू निकालनी थी, या ए बी या पी क्यू जो भी था, इसके रेस्पेक्ट में माना कि पी क्यू निकालना था, है ना, तो पी के डेरिवेटिव 0 कर दे, क्योंकि मैक्सिमम जब भी हो सकती है फॉर दिस वैल्यू, जब ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार है। तो और सबसे मैथमेटिकल जो फॉर्मूला यूज़ आता है तुम्हारे, जो तुम मतलब कैलकुलेशन करते हो इस पूरे इंटायर मतलब स्टैटिकल फिजिक्स में, कहीं पर भी तुम्हारे एक जनरल फॉर्मूला में तुम्हें हर वीडियो में बताया होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर m e की पावर माइनस एल्पा एक्स एन डी एक्स। चाहे तो तुम इसको मोमेंटम की टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि मोमेंटम फेज में भी मैंने बताया होगा कि क्लासिकल कैनोनिकल पोटेंशियल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला था, तो मोमेंटम की टर्म में भी हो, जब भी इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, पावर वही m और n रहेगी, अल्फा वही रहेगा, और यहाँ पर डी लगा देगा। इसका जो फॉर्मूला रहेगा 1/n गामा m+1/n अपॉन एल्फा की होल पावर m+1/n, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना भाई। तो 1/n इज इक्वल टू गामा m+1/n। तुम्हें और कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, और कोई चीज़ें याद करने की दिक्कत नहीं है। ऐसे तुम्हारा जो यूज़, तो इस प्रकार दोस्तों ये यूज़ आया होगा तुम्हारे, मतलब माना कि मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ ये, तो जैसे ये है, तो इसका मतलब कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि देख यही चीज़ है वो। अब यहाँ पर m नहीं है, p की पावर m नहीं है, मोमेंटम की टर्म में तो भाई m बराबर 0 है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू रख 1। अब n 1/2, m की वैल्यू कितनी है 1/n गामा m+1 0 +1/2 अपॉन एल्पा यहाँ पर क्या है, एल्पा इज इक्वल टू 2 टी बीटा अपॉन 2m है, तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2m की होल पावर 0 + 1/2। और गामा के फॉर्मूले दोस्तों 2 हैं, गामा m+1 फैक्टोरियल n वेन जब n क्या हो, इंटीजर हो, n की वैल्यू क्या हो दोस्तों, इंटीजर हो, ओके। जब n की ऐसे याद कर लो, n फैक्टोरियल गामा n, यदि n क्या हो, इंटीजर हो, तो इस टर्म में हो जाएगा। गामा 1/2 की वैल्यू √π रहती है, गामा n इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, n-1 गामा n-1 ये रहेगा। अब यहाँ पर ये जब कहेगा n इज़ अ इंटीजर नहीं हो, एट इज़ अ फ्रैक्शन टर्म में हो, यदि 1/2 3/2, यदि गामा 3/2 की बात करूँ तो ये 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 √π हो जाए, ओके, नो प्रॉब्लम। गामा 5/2, और गामा 5 की वैल्यू याद करूँ तो ये इंटीजर है, तो ये 4 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद करना है, मतलब ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करने, मतलब ये रहते हैं इसको याद कर लो, कुछ को याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, एक ही चीज़ है सब कुछ। यदि तेरे को इसमें दे दे इन्फिनिटी निकालना है,
यदि तेरे को ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसको भी क्यों याद करना तेरे को, एन की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 0, 0 प्लस 1/2 अपॉन ये रूट पाई होगी इसकी वैल्यू बीटा अपॉन 2m की होल पावर 1/2। अब ये इसका एल्फा की होल पावर हाफ, ठीक है। तो ये अब 1/2 रूट पाई अपॉन ये 1/2 रूट पाई अपॉन एल्फा। इसको तुम याद करते रहते हो फोकट में, याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला एक है और सबका इलाज है चाहे वो किसी भी टर्म में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा भी तुम्हें केस दे रखा है उस फॉर्मूले से आराम से निकाल लो, रामबाण फॉर्मूला है। ओके, अब मैं आराम से अब आइजिंग मॉडल और जो भी रिलेटेड PYQs जो यूज़ हो रहे थे उनके बारे में डिस्कस करता जाऊंगा जिसको मैंने बनाया। पहले मैं आइजिंग मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर और जो PYQs में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ आ रही है, जो फॉर्मूला यूज़ आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले आइजिंग मॉडल में क्या है दोस्तों, आइजिंग मॉडल में कुछ नहीं है, अपन को हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए। तो आइजिंग मॉडल में हैमिल्टोनियन क्या होगा, आइजिंग मॉडल की बात कर लेता हूँ मैं। तो ये आइजिंग मॉडल है, तो आइजिंग मॉडल में हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए। हैमिल्टोनियन में दोस्तों क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया था इसका, SI + 1 माइनस न्यू बी समीशन SI। तुम्हारे PYQ में बी की वैल्यू मतलब मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड H की टर्म में भी लिखा हुआ कहीं कहीं, तो H = भी बी है, कोई दिक्कत है नहीं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, PYQ में है। तो यहाँ पर ये जो है ये इंट्रैक्शन है किसके कारण, स्पिन के कारण, और ये इंट्रैक्शन है किसके कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और यहाँ पर जो J है वो क्या है, इंट्रैक्शन स्ट्रेंथ को कहलाता है। तो यहाँ जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन निकालने को बोलेगा, पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, -J βH, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस समीशन e की पावर माइनस βH, या βH नहीं बोले तो यदि एनर्जी लिख दे तो बीटा EI भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो ये दो चीज़ें यूज़ आएगी, कोस हाइपरबोलिक एक्स e की पावर x माइनस x/2 होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x/2, ठीक है। चलो अब तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, KB ln ओमेगा आराम से निकाल सकते हो, मतलब तुम यहाँ से एंट्रोपी भी निकाल सकते हो। अब यहाँ एंट्रोपी भी निकाल सकते हो, एंट्रोपी क्या होती है, KB ln ओमेगा। अब KB ये क्या होता है, ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट रहता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट रहता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n रहती है। अब यहाँ पर n क्या है, n क्या बताएगा कि भाई कितनी स्पिन के बारे में इंट्रैक्शन हो रहा है, 2 स्पिन के कारण हो रहा हो तो ये 2 S1 S2 दे रखा होगा तो 2, या S0 S1 S2 दे रखा होगा 3, तो 2 की वैल्यू n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो कितनी स्पिन के कारण इंट्रैक्शन हो रहा है वो बताएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू रहेगी 2 की पावर n, ओके। और F = दोस्तों क्या होगा, -KT ln J। हेल वोल्टेज भी पूछ लेता है, फ्री एनर्जी पूछ ले, Z देकर मतलब H देकर फ्री एनर्जी पूछ ले, तो सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकाल, पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद फॉर्मूला लगा -KT ln Z, 2 फॉर्मूले भाई इसके रामबाण हैं, ठीक है। इसके बाद तेरे को ये पूछ ले, U पूछ ले, तो U = क्या होगा, इंटरनल एनर्जी तो माइनस ln Z, ठीक है। CV = क्या होता है, -∂U/∂T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एक्सपेक्टेशन एनर्जी पूछ ले तो समीशन EI/GI e की पावर माइनस बीटा EI बीटा अपॉन Z वही समीशन e की पावर माइनस बीटा H या बीटा EI, ठीक है, ये पूछ ले। और सबसे इंपॉर्टेंट जो PYQ में पूछा भी गया है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन सबसे पहले होता है न्यू और समीशन SI, ये एक प्रकार से मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि एवरेज मैग्नेटाइजेशन पूछ ले, एवरेज मैग्नेटाइजेशन पूछ लेता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/Z समीशन लगाकर m e की पावर माइनस बीटा H, ओके मित्र। तो ये पूछा गया है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन पूछा भी गया है, 1/Z समीशन m e की पावर माइनस बीटा H। और नेट मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, m = -∂F/∂B, B है यहाँ पर, बीटा नहीं है, क्या है दोस्त, B है यहाँ पर, B दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। और ससेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी क्या होती है, ∂M/∂B एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला याद रख ले एक बार, -∂F/∂B होता है। एवरेज मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला रिमेंबर करना, F की वैल्यू रिमेंबर करना, J की वैल्यू रिमेंबर कर, और H तेरे को ये टर्म में होना चाहिए। ये तेरे को बोले हुए 3 स्पिन है और ट्रायंगुलर है, तो इनका तू इंट्रैक्शन कैसे कर सकता है, इनको तेरे को S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S2 कर दिया, S1 और S1 का S3 के साथ, इस प्रकार से तू लिख सकता है, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये अपने हो। और यदि इसमें पूछ ले कि एवरेज एनर्जी I+1 इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो समीशन यहाँ पर सिग्मा दैट इसका स्पिन ही है, क्योंकि इस S बराबर स्पिन को ही बताया था एक बार क्वेश्चन में, तो S बराबर सिग्मा ही है, सिग्मा दैट इसका स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो SI+1, और यहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है वो नेबर वाले स्पिन पर एटम के बीच में ही होती है। ऐसे S1 S2 के साथ ही हो सकती है, S1 का S3 के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, तो SI+1, ठीक है, e की पावर माइनस EI बीटा इन e की पावर माइनस EI बीटा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर यदि मैं ग्राफ पूछा था एक बार CV और T के बीच में जो ग्राफ तो तुम निकालोगे, ये गेट वगैरह में किसी अनदर एग्जाम में पूछा था, तो ये ऐसा ग्राफ जो इससे निकलता है, और Z और T का तुम ग्राफ निकालोगे तो वो इस प्रकार से निकलता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 रहती है इस आइजिंग मॉडल के अंदर। अब वो कैसी रहती है, Z की एक जनरल फॉर्मूला यदि तुम्हें मतलब कुछ नहीं, तो जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं तुम्हें। 2 की पावर आइजिंग मॉडल के लिए 2 की पावर कोस हाइपरबोलिक बीटा J की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n कोस हाइपरबोलिक BH की होल पावर n। क्योंकि तुम्हें यदि वो हेल्महोल्ट्ज़ देगा, हैमिल्टोनियन देगा, तो यदि मैं ये हेल्महोल्ट्ज़ बोल दिया होगा, तो उसने यदि तुम्हें यदि हैमिल्टोनियन देगा, तो हैमिल्टोनियन देने के बाद तुम यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन आराम से निकाल सकते हो, समेशन e की पावर माइनस बीटा h की थे। GI भी लगा सकते हो डिजेनरेसी के लिए। ठीक है, तो बीटा h हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का तो कहीं ना कहीं कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक x की टर्म में तुम इसको सोल्व, हाइपरबोलिक की टर्म में ये ट्रायंगुलर लास्ट में इसका फंक्शन मतलब माना जाता है आंसर हाइपरबोलिक की टर्म में। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, तो तुम्हारा n यदि मेरे को 3 स्पिन दे रखी है, तो n=3 रख दे। ये वाला पार्ट तेरा कहलाएगा दोस्तों इंटरेक्शन ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन के कारण, और ये वाला पार्ट कहलाएगा दोस्तों ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ मत कर, Z लगाकर e की पावर माइनस बीटा h का फॉर्मूला लगाना, हैमिल्टोनियन गिवन होता है। और यदि तेरा कैलकुलेशन नहीं हो रही, मतलब तेरे को चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया है, ये तेरा 3 स्पिन दे रहा है, n=3 रखना, क्या तेरा इससे मैच कर रहा है, इस जनरल फॉर्मूले से तेरा सही होगा। नहीं तो इस जनरल फॉर्मूले को लास्ट में लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज एनर्जी ऑफ स्पिन भी पूछ लिया एक बार, तो इसका एवरेज एनर्जी ऑफ स्पिन क्या होगा, समेशन S3 GI e की पावर माइनस EI बीटा अपॉन समेशन GI e की पावर माइनस EI बीटा। ठीक है, और बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन एक बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ था पार्टीशन फंक्शन का, e की पावर माइनस बीटा h। इसमें वो हैमिल्टोनियन को थीटा फाई और पी थीटा ये अपने साथ उसमें भी है, ट्यूट में क्वेश्चन भी है इसका, और PYQ में भी है। तो d थीटा फाई डी पी थीटा डी पी फाई ऐसे इसमें यूज़ होगा। तो इसमें क्या होगा था, ये आराम से इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है ना उसका। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो और मैं एनर्जी स्टेट का फॉर्मूला बताता हूँ, डेंसिटी ऑफ स्टेट, क्योंकि अपनी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट रहता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल बताता हूँ, एप्सिलॉन की पावर n/2 n -1 g ऑफ n, एनर्जी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल रहता है। n दोस्तों यहाँ पर क्या बताएगा, और मतलब 1D के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2D के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3D के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। k भी लिख सकते हो, उसको k भी लिखा जाता है कहीं ना कहीं जगह, तो k भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। k तो ये 1D 2D 3D के लिए हो जाएगी। तो जैसे इसके लिए प्रोपोर्शनल हो जाएगा g ऑफ e प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन की पावर -12, ये 1/2 -1 g ऑफ e प्रोपोर्शनल e की पावर 0, g ऑफ e प्रोपोर्शनल e की पावर ½ तो इस प्रकार इसका यदि 3D में फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, 3D। ठीक है, और इसमें n और r और 3D की बात कर रहा हूँ, तो g ऑफ इसका 2πL³ h³ 2m 3/2 एप्सिलॉन की पावर ½ ये इसका 3D में फॉर्मूला है। ओके, तो इसका याद रख लेना, बार बार यूज़ आया था, ये भी यूज़ आ रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रख लेना।
एक दोस्तों प्रॉब्लम थी PYQ की न्यूट्रॉन स्टार स्पेरिकल के रिलेटेड ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी। इसमें क्या हुआ था कि दोस्तों तुम्हें एक फेर्मी गैस के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें तुम्हें टेम्परेचर गिवन था और ये पूछा गया था कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार है वे डिजनरेट होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ था। तो तुम्हारे जो टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार की जो कंडीशन है वो डिजनरेट होगा नहीं होगा, न्यूट्रॉन स्टार विल बी डीजनरेट होगा दोस्तों, मतलब डीजनरेट होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो यदि गिवन जो टेम्परेचर है वो यदि फर्मी टेम्परेचर से यदि लेस देन है तो वो उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ ऐसा वहाँ पर केस था 10⁸ गिवन था और फर्मी जो टेम्परेचर था वो। अब फर्मी टेम्परेचर तुम कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है EF इज इक्वल टू क्या होता है KB/TF होता है। तो तुम्हें यदि एनर्जी गिवन है और के भी तुम्हें पता ही है बोर्ड में कौन से, तो TF आराम से निकाल सकते हो। टेम्परेचर गिवन है तो तुम आराम से TF की वैल्यू निकाल कर देख सकते हो कि अब इस प्रकार से तुमने देख ली थी, ये वहाँ पर यूज़ हुआ था। तो इस प्रकार से तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे न्यूट्रॉन स्टार है, यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तुम्हारे जो न्यूट्रॉन स्टार है वो क्या होगा, डीजनरेट होगा। न्यूट्रॉन स्टार क्या होगा, क्योंकि फॉर न्यूट्रॉन स्टार इज डीजनरेट फर्मी गैस अप्रोक्सीमेशन वैलिड फॉर द न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो और यहाँ पर के यूज़ भी आया था KF इज इक्वल टू N इज इक्वल टू KF² और KF यहाँ पर क्या हुआ था 3π² कैपिटल M/1/3। ठीक है, तो अब जो एवरेज एनर्जी होती है न्यूट्रॉन की, तो एवरेज एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, एवरेज एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो उसका जो 3/2 EF होता है। EF क्या होती है, अपनी फर्मी एनर्जी होती है जो h²/2m जो अपन जानते हैं, उसको अपन आराम से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्मी एनर्जी होती है h²/2m कोष्टक में 3π/2n/v⁴ तो ये अपनी फर्मी एनर्जी होती है। ठीक है, ओके। तो अब जो अपन को क्वेश्चन में ग्रेविटेशन एनर्जी दे दी ओपन न्यूट्रॉन स्टार इज, मतलब मेरे को दे रखा था ग्रेविटेशन एनर्जी में वो गिवन थी वहाँ क्वेश्चन में, मतलब इसका दूसरा C या D पार्ट होगा कोई। तो उसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशन एनर्जी में वो गिवन थी और न्यूट्रॉन स्टार के लिए, जैसे माना कि ये एनर्जी इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो ये एनर्जी गिवन थी। तो मुझे इसका क्या निकालनी, टोटल एनर्जी निकालनी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जो इसकी एक्सपेक्टेशन एनर्जी प्लस इसकी ग्रेविटेशन जो एनर्जी थी। अब मेरे को बोलता है कि भाई इक्विलिब्रियम रेडियस आर इक्वलेंट ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार ऑफ द रेडियस इज़ मिनिमम। तो मुझे इक्विलिब्रियम रेडियस मेरे को निकालनी थी। तो इक्विलिब्रियम रेडियस, तो इक्विलिब्रियम रेडियस जो दोस्त इक्विलिब्रियम रेडियस, तो इक्विलिब्रियम रेडियस मतलब मैं आराम से निकाल सकता हूँ, जो मेरे पास टोटल एनर्जी आई है ना उसका मैं R के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ और 0 कर दूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम रेडियस जो होती है न्यूट्रॉन स्टार की, जिसमें रेडियस इज न्यूट्रॉन स्टार ऑफ द रेडियस इज़ मिनिमम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब मुझे ये भी एक प्रॉब्लम थी, ये हो गई। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम थी, मुझे पोटेंशियल गिवन था। पोटेंशियल गिवन होने के बाद मुझे क्या पूछ रहा था कि फाइंड करो एवरेज एनर्जी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं, पोटेंशियल गिवन था तो सबसे पहले मुझे इससे के लिए सबसे पहले मुझे Z निकालना होगा। अब Z कैसे निकालूंगा, क्योंकि एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, माइनस तुम्हें याद भी करवाया अभी, -∆B ln/z, सॉरी ∆/∆β ln/z। तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी याद करवाया। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी का ये फॉर्मूला तुम्हें, तो सबसे पहले तुम क्या निकालो, Z निकालो। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन e⁻⁻β। अब तू कहेगा भाई दोस्तों H तो है ही नहीं, तुमको पोटेंशियल कहूँगा भाई, क्योंकि वहाँ पर जो तुम्हें बोला गया था, वहाँ पर तुम्हें बोला गया था कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, p²/2m हो जाएगी। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू p²/2m, और जो पोटेंशियल तुम्हें गिवन था जिस टर्म में है तो वो लिख देना, तुम्हारी एक हैमिल्टोनियन बन जाएगा, H बन जाएगा। इससे तुम पार्टीशन फंक्शन निकाल लेना। पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद तुम आराम से पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद एवरेज एनर्जी निकाल लोगे, तो -1/z ∆/∆β ln/z। तो इस प्रकार तुम्हें यदि क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन था तो तुम्हें बोला गया था कि तुम एवरेज एनर्जी निकालो, तो सबसे पहले और नॉन रिलेटिव पार्टिकल बोला गया था। तो दिमाग में आना चाहिए नॉन रिलेटिव पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है, तो उसके हैमिल्टोनियन निकाल लो, और हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू p²/2m प्लस v/x। तो एवरेज एनर्जी इक्वल टू -1/z ∆/∆β ln।
इसी प्रकार दोस्तों तुम्हें यदि प्रोबेबिलिटी गिवन हो, प्रोबेबिलिटी दे रखा हो कि भाई P1 और P2 यदि प्रोबेबिलिटी दे रखा हो और तुम्हें एंट्रोपी पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला होता है -KB समीशन PI/LN/PI। तो आराम से इससे भी निकाल सकते हो। बोले कि इसी एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो इसका जो DS/DP क्या होगा वो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्लासिकली मैंने बता ही दिया है। और भी बात करते हैं तो मीन फील्ड थ्योरी अप्रोक्सीमेशन भी फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। BF = B + JQ ∂S/μ। ठीक है, ये अब तुम्हें यदि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होना चाहिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू S² का एप्रोक्सीमेशन माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू S²। ठीक है, और रिलेटिव फ्लक्चुएशन पूछ ले, रिलेटिव फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्या होता है, रिलेटिव। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट PYQ भी था, और ये तुम्हारे यदि ट्यूट 5 का पहला क्वेश्चन भी बात कर सकता हूँ। तो उसमें क्या दे रखा था कि मतलब ऐसे दे रखा था कि मान लो मैंने एक रीजन मान लिया LN और इसको रीजन LR मान लिया, इसमें न्यूअल था। न्यूअल ट्यूट 5 का पहला क्वेश्चन से समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका पोटेंशियल कितना था, 0 था। इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ था, और इसका रेंज था L0 + L। इसका यहाँ तक रेंज दे रखा था। तो मैंने यहाँ से न्यूअल निकाल लिया, मैंने यहाँ से न्यूआर निकाल लिया। आपने निकाल ट्यूट 5 सोल्व करा होगा, तो यहाँ पर आपने निकाल लिया। तो बोला गया था इक्विलिब्रियम आफ्टर पार्टीशन इज रिमूव। तो सिस्टम विल रीच करेगा इक्विलिब्रियम सिस्टम कब रीच करेगा दोस्तों, वहीं जब पार्टीशन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो पार्टीशन रिमूव होने के लिए कंडीशन क्या होगी, न्यूअल = न्यूआर, इट इसका इक्वल होना चाहिए। और वहाँ पर जो केस आ रहा है उसमें इसको इक्वल करके जो भी इक्वेशन बन रही है, जो भी केस आ रहा है उससे। और ऐसा ही फर्मी गैस μg = ν1 PYQ में हुआ था। ये एक PYQ में था। ये इस प्रकार सेम क्वेश्चन ही था, जब पार्टीशन इक्विलिब्रियम आफ्टर पार्टीशन इज रिमूव, दैट मीन्स ये न्यूअल मतलब दोनों इसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसको वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने लिखवा दिए हैं। ∂F/∂N लिख सकते हो। TV ये केमिकल पोटेंशियल में μg जो वही यूज़ होगा। और जो भी तुम मैक्सवेल इक्वेशन में जानते होंगे, मैक्सवेल इक्वेशन में एक ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें, जाते जाते PV पुश कर देता हूँ। अब PVTS लिख दो। पापा गए, ये P मतलब पापा, V गए वॉल्यूम, T गए मतलब। अब पापा बेटे के पास गए TV देखने, पापा बेटे के पास गए TV देखने, पापा बेटे के पास गए TV देखने। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। अब पापा बेटे के पास गए ना, एस मतलब एंट्रोपी होती है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये रिलेशन होता है। पापा बेटे के पास गए TV देखने, तो अब यहाँ पर पापा बेटे के पास गए तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। दैट मीन्स ये बाउंडेशन को बता रहे पापा बेटे में प्यार है। अब इसका उल्टा कर देगा तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ∂S/∂P = -∂V/∂T। अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन होगा, वॉल्यूम। यहाँ पर कांस्टेंट कौन होगा, एंट्रोपी। यहाँ पर कांस्टेंट कौन होगा, टेम्परेचर। यहाँ पर कांस्टेंट होगा या प्रेशर, इसका आमने सामने का। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, PVTS लिखना है। पापा बेटे के पास नहीं गए, पापा गए भाई तड़का लेने। और बेटा सन, एस मतलब एंट्रोपी, जिसको मैं सन से बता रहा हूँ। सन किसको किसी वॉल्यूम में ढूंढ रहा है, तो पापा गए भाई पापा गए तड़का लेने, और बेटा किसको किसी वॉल्यूम में ढूंढ रहा है। ये थर्ड। अब पापा तड़का लेने गए मतलब बाहर गए, बेटे से नाराज हो जाएगी तो बाहर गए, घूमने गए भाई, कुछ मतलब बेटे कुछ खाना पीना सही नहीं दे रहा तो कुछ भाई चटपटा खाना गए। तो पापा तड़का लेने, तो बाउंडेशन नहीं है इनमें, तो पॉजिटिव साइन आएगा उसका। इसका उल्टा कर दूंगा तो ये मेरी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इस प्रकार से इसकी और इसमें भी यूज़ आ जाता है। तो ये इस प्रकार 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, आराम से पॉजिटिव आएगा। इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर, इसका एंट्रोपी, इसका टेम्परेचर। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ट्यूट 4 का पहले जो क्वेश्चन था उसमें यूज़ आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो भाई फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो मेरे को जितने आए थे तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं एक बार। तो ये यूज़ आया होगा तुम्हारे, तुमने ट्यूट 4 का क्वेश्चन सोल्व करा हो तो ये E²/H² ओमेगा²। ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द एनर्जी रेंज E + DE। ठीक है, तो ω∆E = होगा 4π, इसका ही सोल्व करने के बाद 4π² E∆E/H² ω²। तो ये इस प्रकार से है। तो कुछ बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो और भी फॉर्मूले होंगे, अगर मैं जहाँ तक मुझे लगा कि फॉर्मूले मैंने बना दिए। तो ये अच्छा लगा हो दोस्तों कमेंट में बता देना, क्या अच्छा बुरा जो भी लगा हो। और
ठीक है, तो ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लेना। सबसे पहले एंट्रोपी याद रख लेना। ओमेगा दे रखा हो तो एंट्रोपी निकालना दिमाग में रखना पहले। जेड दे रहा हो तो एफ निकाल लेना। प्रेशर वैसे कुछ भी पूछे तो ठीक है, प्रेशर पूछे, टेम्परेचर पूछे, तेरी मर्जी जो पूछे। जेड दे रखा है तो एफ निकाल, उससे तो एवरेज एनर्जी भी निकाल सकता है। तो ये तुरंत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दिमाग में रख लेना। ठीक है दोस्तों, चलो बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।